हेलो एवरीवन। सो दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ आवर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम इफ़ेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इफ़ेक्ट्स के बारे में हमें क्यों पढ़ना इम्पोर्टेंट है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी हम पीकेए, पीकेबी, एसिडिटी, बेसिसिटी, स्टेबिलिटी या रिएक्टिविटी के बारे में बात करते हैं, तो इन सारे टर्म को एक्सप्लेन करने के लिए हमें इफ़ेक्ट्स की ज़रूरत होती है। तो इसलिए हम इफ़ेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो इफ़ेक्ट्स है वो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के कारण होते हैं, इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट के कारण होते हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हमने इसको दो पार्ट्स में क्लासीफाई किया है। पहला है परमानेंट इफेक्ट, दूसरा है हमारा टेम्परेरी इफेक्ट। जो टेम्परेरी इफेक्ट होता है वो रिएजेंट के प्रेजेंस में होता है, जब रिएजेंट होगा तभी होगा, वरना नहीं होगा। फर्दर हमने परमानेंट इफेक्ट को क्लासीफाई किया है इंडक्टिव इफेक्ट में, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट में, थर्ड है हमारा मेसोमेरिक इफेक्ट। इसके अलावा भी हमारे पे दो इम्पोर्टेंट इफेक्ट होते हैं, जिसे जो पहला होता है हमारा होता है सर इफेक्ट और दूसरा होता है हमारा ऑर्थो इफेक्ट। सर इफेक्ट को हम स्टेरिक इनिवेशन ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट भी कहते हैं। इसके इन सारे इफेक्ट्स के बारे में हम स्मॉल में डिस्कशन करेंगे, ज़्यादा नहीं डिस्कस करेंगे, उतना ही डिस्कशन करेंगे जितना हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो देखते हैं, सबसे पहले हमारा फर्स्ट इफेक्ट है जो है इंडक्टिव इफेक्ट। तो जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू वर्क करता है। और ये क्यों होता है? ये अराइज होता है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण। देखिए क्या होता है, जब हमारे पे कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होता है तो हम ये मान के चलते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है। तो उस केस में जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो इक्वल होता है। बट जैसे ही कोई हेटेरो एटम जुड़ जाता है कार्बन के साथ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो जाता है, और इस डिफरेंस के कारण जो इक्वल शेयरिंग होती है अब वो नहीं रहती, वो अनइक्वल शेयरिंग हो जाता है, और जिसके कारण हमारा इंडक्टिव इफेक्ट जनरेट हो जाता है। जनरली जो इंडक्टिव इफेक्ट है हम इसको दो पार्ट्स में क्लासीफाई करके पढ़ते हैं। पहला है माइनस आई इफेक्ट, ये नॉट प्लस, ये माइनस है। और दूसरा है हमारा प्लस आई इफेक्ट। तो इसको समझते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले हम माइनस आई इफेक्ट समझते हैं। माइनस आई इफेक्ट को समझने के लिए ये समझिए कि हमारे पास एक कार्बन है और वो किसी डब्ल्यू ग्रुप से जुड़ा है, और ये जो डब्ल्यू ग्रुप है वहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से। ये एक फर्स्ट सिनेरियो। और डब्ल्यू ग्रुप मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन कौन से होता है ये हमें पता है कि जितने भी हेटेरो एटम होते हैं, जैसे हेलो एटम होते हैं, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कंटेनिंग जितने भी है, ऑक्सीजन, सल्फर, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, एस्टर, ये सारे ग्रुप क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं। तो अब होगा क्या, देखो माइनस आई इफेक्ट में, क्योंकि कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो क्या करेगा, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा। पुल करेगा तो जिसके कारण क्या होगा, इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी और पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट होने के कारण कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, जिसके कारण क्या हो गया, अब नाउ दिस बॉन्ड बिकम पोलर। तो इस तरह के इफेक्ट जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है उसे हम माइनस आई इफेक्ट कहते हैं। और जस्ट इसका अपोजिट हमारा होता है प्लस आई इफेक्ट। इसमें क्या होता है, हमारा डी ग्रुप जुड़ा हो, मान लो कि कार्बन के साथ हमारा डी ग्रुप जुड़ा है, जहाँ पे कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ध्यान से देखना, कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसका मतलब डी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के कारण अब रिवर्स होने लगेगा, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, और ये कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होगा तो साइमल्टेनियसली इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ऐसा कब होता है, जब हमारा कोई मेटल जुड़ा हो उसके साथ। मेटल कौन कौन से होते हैं, लिथियम होता है, मैग्नीशियम, या फिर अल्काइल ग्रुप जुड़ा हो, सिंपल CH3 ग्रुप। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के कारण इफेक्ट जनरेट होता है तो उसे हम कहते हैं प्लस आई इफेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ये डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। मतलब ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, और ये डीएनपी रूल को फॉलो करता है। ये डीएनपी रूल एक्चुअली में क्वेश्चन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको हम क्वेश्चन में ज़्यादा समझेंगे। फिलहाल देखते हैं कि डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करता है। सपोज करें कि हमारे पे ये एक कंपाउंड है जिसपे हमारा क्लोरीन एटम जुड़ा हुआ है, और हमें पता है ये क्या है, क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, बिल्कुल माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। तो इसके कारण क्या होगा, इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पे डेल्टा पॉजिटिव। इस पे डेल्टा पॉजिटिव आएगा तो ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पे डबल डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा। फिर ये वाला कार्बन इससे खींचेगा तो इस पे ट्रिपल डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन
ये सारा किसके कारण हुआ, इस सारा Cl के कारण हुआ। तो लेकिन अब सपोज करो कि ये जो क्लोरीन है डायरेक्टली इससे अटैच है, तो इससे तो ज़्यादा ही खींचेगा ना, तो इस क्लोरीन का इस CH2 पे इफेक्ट ज़्यादा होगा, तो एक्सपीरियंस मोर इफेक्ट। लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है तो इसकी पावर भी धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है, और लास्ट वाले पे आते आते तो ये एक्सपीरियंस करेगा नेग्लिजिबल माइनस इफेक्ट। इस वाले पे तो बहुत ही कम, ना के बराबर ही होगा इफेक्ट। तो इसीलिए ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अब समझते हैं कि DNP रूल क्या है। DNP रूल कुछ नहीं है, ये है डिस्टेंस, D फॉर डिस्टेंस, N फॉर नंबर और P फॉर पावर। DNP रूल क्वेश्चन सॉल्व करते समय यूज करते हैं कि सबसे पहले हमें डिस्टेंस चेक करना है, फिर हमें देखना है कि नंबर कितना है, एंड में हमें देखना है पावर। सपोज करो कि हमारे पे एक है हमारा CH2 और इसके साथ Cl है, और दूसरे में सपोज कर लो कि C है और Cl है, तो किसका DNP रूल के हिसाब से कौन ज़्यादा होगा माइनस आई इफेक्ट, तो इसका हो जाएगा हमारा ज़्यादा। तो इसका हम क्वेश्चन करते समय इस्तेमाल करेंगे। एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात ये है नोट में जो मैंने लिखा है इधर, कि OH2 है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन है, तो ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन OH के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आ जाए, उससे पहले OH2 पॉजिटिव देख लेते हैं कि उसका क्या इफेक्ट होगा। अब देखो O पे क्या है, O पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इस पे इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन देना तो पसंद नहीं करेगा, वैसे भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये, तो क्या करेगा, कार्बन से और इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण कार्बन से इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, ये बहुत ज्यादा खींचेगा, तो ये भी माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। बट जैसे ही ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया, अब इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई इंक्रीज, तो चार्ज न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, कोई भी चार्ज स्पीसीज स्टेबल नहीं होती, तो वो अपने आप को क्या करेगा, स्टेबल करेगा, न्यूट्रल करेगा। तो ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को कम करेगा, और करने का एक ही तरीका है कि अपने इलेक्ट्रॉनों को दे। तो ये वाला जो OH नेगेटिव ग्रुप है, अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह बिहेव करने लगेगा, और इसलिए ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसका इस्तेमाल हम क्वेश्चन करते समय करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंडक्टिव इफेक्ट। नेक्स्ट है हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, तो इसको देख लेते हैं। ये वर्क करता है, ये भी सिग्मा CH बॉन्ड के थ्रू वर्क करता है, या कार्बन कार्बन बॉन्ड के थ्रू भी वर्क करता है, समटाइम्स CX बॉन्ड के थ्रू भी करता है, मतलब कि सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ये भी वर्क करता है। मस्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए इसके पास, कि वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए या अनसेचुरेशन होना चाहिए। वैकेंट ऑर्बिटल P होगा जनरली कार्बन के केस में, अनसेचुरेशन में पाई स्टार हो जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मस्ट कंडीशन है, ये होना ही चाहिए, तभी हाइपर कंजुगेशन हम लगाएंगे। एक्चुअली में यूज किस लिए होता है हाइपर कंजुगेशन का, इसका यूज होता है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हम हाइपर कॉन्जुगेशन का एक्सप्लेन करते हैं। कैसे समझते हैं, सपोज कीजिए कि हमारे पे ये कार्बोकेटाइन है, तो इसका ये वैकेंट P ऑर्बिटल है, ये वैकेंट P ऑर्बिटल है, तो ये खाली होगा, बिल्कुल खाली है। नेक्स्ट उसके जो अटैच्ड कार्बन है उसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन। कार्बोकेटाइन के जो नेक्स्ट वाला कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन होता है, और उससे जो अटैच्ड होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। ठीक है, अब होगा क्या कि ये CH बॉन्ड होगा, ये CH बॉन्ड है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे इनका लोकलाइजेशन होगा यहाँ से वैकेंट P ऑर्बिटल की तरफ। तो इस तरीके के जो इफेक्ट शो करते हैं इसी को हम कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। इसको और समझते हैं क्या क्या कंडीशन होती है। अब जितना मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, हाँ उतना ही ज्यादा लोकलाइजेशन होगा। एक तरीके का ही रेजोनेंस समझ लीजिए आप। रेजोनेंस क्या होता है हम आने वाले कुछ समय में बात करेंगे, लेकिन जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, बिल्कुल सही बात है। तो और कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितने होंगे। तो अगर आप ध्यान से देखें पिछली वाली स्लाइड को, तो आप देखेंगे कि जब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे तो CH हो जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब एक अल्फा हाइड्रोजन था तो दो स्ट्रक्चर मिले, तो n नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे तो कितने स्ट्रक्चर मिलेंगे, नंबर ऑफ n+1 मिलेंगे। और ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। फाइन, दिस इज ऑल अबाउट द हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात आपको क्वेश्चन करते समय याद रखनी है, ये वाली लाइन जो मैंने यहाँ पे लिखी है, जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होगा उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, उतनी ही कम हमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन चाहिए, पोलैरिटी उतनी ज़्यादा हो जाएगी, डाइपोल मोमेंट भी उतना ही ज़्यादा हो जाएगा और बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। सो नेक्स्ट है हमारा मेसोमेरिक इफेक्ट। लेकिन मेसोमेरिक इफेक्ट को पढ़ने से पहले हम ये समझते हैं कि रेजोनेंस किसे कहते हैं। तो जनरली रेजोनेंस में क्या होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, या यूं कहूँ कि बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है।
इसके कारण होता क्या है कि जो हमारा कंपाउंड है उसमें पोलैरिटी डेवलप हो जाती है, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। तो इसके अलग अलग एग्जाम्पल ले रखे हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या है कि जब हमारा पाई बॉन्ड है वो रेजोनेंस है पाई बॉन्ड के साथ, जब इसकी बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी तो वो इस तरीके से होगी, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर, ये दोनों आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। सिमिलरली जो हमारा है पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में होगा, वो कैसे होगा कि ये डबल बॉन्ड होगा और ये यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा और ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, ये वाला स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। थर्ड है हमारा जो नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में है पाई बॉन्ड के साथ, तो इसमें किस तरीके से होगी शिफ्टिंग, ये वाला बॉन्ड यहाँ, ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो इस तरीके से शिफ्टिंग होगी। फोर्थ में क्या है, एक ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जिसमें लोन पेयर है, तो उसकी शिफ्टिंग किस तरीके से होगी, लोन पेयर यहाँ पे इन्वॉल्व होगा और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो लोन पेयर देने के कारण यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो इसके कारण यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सो इतना ही होता है रेजोनेंस में। अब समझते हैं कि मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है। मेसोमेरिक सबसे पहले तो ये वर्क करता है पाई सिस्टम के लिए, रेजोनेंस भी पाई सिस्टम के लिए वर्क करता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि समटाइम्स ये विदाउट पाई सिस्टम के थ्रू भी वर्क कर जाता है। इसमें क्या होता है कि इट इज़ द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप होता है उसका इफेक्ट होता है। किसके कारण होता है, ये रेजोनेंस के कारण। मतलब अगर सिंपल कंपाउंड के अंदर शिफ्टिंग हो रही है तो वो रेजोनेंस है, लेकिन अगर किसी सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप के कारण रेजोनेंस में आ रहा है तो हम उसे कहेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट। अब मेसोमेरिक इफेक्ट को भी हमने दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर रखा है, पहला है पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट और सेकंड है नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। तो इसको हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे ग्रुप है जो पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट शो करेंगे। तो बहुत सिंपल है, जितने भी ऐसे एटम जिनके पास लोन पेयर है वो सारे पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट शो करेंगे। जैसे क्लोराइड हो गया, ब्रोमाइड हो गया, OH हो गया, NH हो गया, NHR हो गया, NR3, इन सब में देखो लोन पेयर अवेलेबल है। और कुछ ऐसे ग्रुप जिनके पास पाई बॉन्ड के साथ हेटेरो एटम जुड़ा हो, जैसे कि समथिंग लाइक दैट कि पाई बॉन्ड है और उसके साथ हेटेरो एटम, ये हेटेरो एटम हो गया और ये हमारा पाई बॉन्ड हो गया। इस तरीके का जब कोई स्ट्रक्चर आ जाता है तो वो नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट शो करता है। तो समझने की कोशिश करते हैं कि ये इफेक्ट्स होते क्या हैं। देखो पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट प्लस एम इफेक्ट जिसे कहते हैं, इसमें ये जब होता है जब हमारा पाई सिस्टम डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन को। एग्जाम्पल देखते हैं कैसे, कि ये हमारा एक कार्बोकेटाइन है और ये हमारा पाई बॉन्ड है। तो जब ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा इस तरीके से, जब ये यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे तो ये जो हमारा ग्रुप हो गया ये प्लस एम ग्रुप शो, ये प्लस, इस ग्रुप को प्लस एम ग्रुप कहेंगे और ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना ये वाला। सिमिलरली कब दूसरा केस कब है कि जब हमारा लोन पेयर को ही डोनेट करवा दें हम। कैसे कि ये वाला लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो गया और यहाँ पे हमारा पाई सिस्टम आ गया, तो ये एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि कभी कभार इसमें भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी क्या होगी। ये सब हम क्वेश्चन करते समय डिस्कस करेंगे, हमें सिर्फ यहाँ पे इफेक्ट के बारे में समझना है कि क्या होते हैं इफेक्ट। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट में क्या होगा, जब पाई सिस्टम एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। जब वहाँ पे क्या हो रहा था, पाई सिस्टम दे रहा था, इसमें क्या होगा, पाई सिस्टम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। कैसे एक्सेप्ट करेगा कि सपोज करे कि कार्बन के ऊपर हमारा नेगेटिव चार्ज है, इसे हम कार्बन आयन कहते हैं, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो दिस टाइप की इफेक्ट को हम नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। जनरली एक बात हमेशा याद रखना कि कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, अगर 4 बॉन्ड पूरे हैं तो कोई शिफ्टिंग की जरूरत नहीं है, अगर नहीं है तो हम शिफ्ट करवाएंगे। जैसे ही मैंने इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे शिफ्ट करवाया तो कार्बन के 5 बॉन्ड होने लगे, इसलिए ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो ये जो पाई सिस्टम है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए माइनस एम ग्रुप कहेंगे इसे। तो इसीलिए जो पाई सिस्टम होते हैं वो दोनों टाइप के इफेक्ट शो करते हैं, प्लस एम भी और माइनस एम इफेक्ट भी। लेकिन जो हमारा न्यूट्रल सिस्टम होता है, अभी तक मैंने कितने की इसकी, जब चार्ज स्पीसीज रेजोनेंस में, लेकिन अगर हमारा जब न्यूट्रल कंपाउंड रेजोनेंस में होगा तो हमेशा दोनों ही इफेक्ट एक ही ग्रुप में देखने को मिलेंगे। कैसे, तो ये हमारा फिनोल है, जब फिनोल का ये लोन पेयर रेजोनेंस में आएगा, कैसे, ये यहाँ पे और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे हो जाएगा। अगेन ये फर्स्ट स्ट्रक्चर हो गया। सेकंड स्ट्रक्चर में क्या होगा कि ये वाला बॉन्ड
सॉरी ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ और ये वाला इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये सेकंड स्ट्रक्चर है। थर्ड में क्या होगा, फिर से ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो गया, ये हमारा थर्ड स्ट्रक्चर हो गया। फोर्थ स्ट्रक्चर में क्या होगा कि ये यहाँ पे और ये वाला ऑक्सीजन के पास चला जाएगा बैक से, तो फिर से ये न्यूट्रल हो गया। तो जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ है, ये सारे क्या है, आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। और आप ध्यान से करोगे कि ये जो बेंजीन है, ये जो हमारा बेंजीन सिस्टम है, ये फिनोल में बेंजीन सिस्टम, और बेंजीन कैसे होते हैं, या इसी को कहूँ मैं एरोमेटिक सिस्टम जो होते हैं, ये जितने भी होते हैं इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे। कैसे, वो दिख रहा है हमें। यहाँ पे हमारा ये क्या था, एरोमेटिक था, तो इन सारे पे क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। तो नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा तो यहाँ पे अटैक कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। इसीलिए हमारे जितने भी एरोमेटिक सिस्टम होते हैं या बेंजीन टाइप के सिस्टम होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे। एक और इम्पोर्टेंट बात करने की है कि जो बेंजीन वाले सिस्टम होते हैं उसकी इस पोजीशन को कहते हैं हम ऑर्थो, ये सबको पता है। उसके नेक्स्ट वाली मेटा और ये पैरा। तो हम देखेंगे कि ऑर्थो, मेटा, पैरा में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज है। तो जो रेजोनेंस वर्क करता है इसमें, रेजोनेंस वो ऑर्थो एंड पैरा पे ही वर्क करता है। ये जितनी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी वो किस पे होगी, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे होगी, क्योंकि रेजोनेंस के कारण क्या होगा, यहीं पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई है। तो अभी तक हम तीनों इफेक्ट को पढ़ चुके हैं और इन तीनों इफेक्ट को एक बार हम समराइज करते हैं ताकि क्वेश्चन करते समय हमें आसानी हो जाए। तो जो सबसे पहला हमारा था इंडक्टिव इफेक्ट। जो इंडक्टिव इफेक्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो मैंने बताया था कि हम डीएनपी रूल को फॉलो करेंगे। और डीएनपी रूल क्या था, हमारा डिस्टेंस नंबर पावर रूल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इसका हम यूज देखेंगे आने वाले कुछ क्वेश्चन करते समय। सेकंड जो हमें याद रखना है, हाइपर कॉन्जुगेशन में, हाइपर कॉन्जुगेशन किसके लिए यूज करते हैं, जनरली हम हाइपर कॉन्जुगेशन हम यूज करते हैं एल्कीन की और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के लिए। एल्कीन और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के लिए यूज होते हैं। और कहाँ पे यूज हो सकता है इसका, और भी बहुत जगह यूज होता है। CH बॉन्ड के लिए यूज होता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड के लिए यूज होता है, CX बॉन्ड के लिए भी ये यूज कर लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर ये बात करूँ कि यहाँ पे ये लोन पेयर है और यहाँ पे हमारा OMe है, एक ये पोजीशन है और एक कंडीशन ये है कि जहाँ पे ये एक्सियल में, इक्वेटोरियल में है OMe और यहाँ पे हमारा ये लोन पेयर एक्सियल में। तो इसमें स्टेबल कौन होगा ज़्यादा, तो नो डाउट कि जो फर्स्ट A है ये और ये B है, तो A इज मोर स्टेबल देन B। क्यों, क्योंकि इसका ये जो पाई स्टार होगा, ये जो सिग्मा स्टार होगा, ये वैकेंट होगा और इसमें आसानी से ये इलेक्ट्रॉनों का डोनेशन होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए भी हम हाइपर कॉन्जुगेशन का इस्तेमाल करेंगे। थर्ड है हमारा मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस। तो देख लेते हैं, रेजोनेंस के लिए हमारे को एक ही कंडीशन याद रखनी है कि रेजोनेंस में क्या होना चाहिए, sp2 प्लेनर होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए हमारा कंपाउंड, हमारा प्लेनर हो चाहिए, सारे आइटम प्लेन में होना चाहिए। sp2 भी चल सकता है और sp भी हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए। एक और बात इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारे पे कार्बन चारों सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है हमारी sp3। अगर एक भी डबल बॉन्ड आ गया तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है sp2। अगर एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। ये अभी आपको याद रखना है। फोर्थ है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेसोमेरिक इफेक्ट से रिलेटेड, जो हमारा फ्लोरोबेंजीन होता है। सपोज करो कि ये बेंजीन है, उसके ऊपर मैंने लगा दिया X, जहाँ पे X क्या है, पहला तो फ्लोरीन है और सेकंड में क्या लेता हूँ मैं, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। जब X फ्लोरीन होगा तो इस केस में पहले तो ये X है, X में दोनों इफेक्ट होंगे इसके, क्योंकि लोन पेयर है तो डोनेट भी करेगा तो प्लस M भी इफेक्ट होगा और इसमें क्या होगा, माइनस I इफेक्ट भी खींचेगा भी, इंडक्टिव इफेक्ट। तो जब फ्लोरीन लगा होगा ना तो उस केस में ये याद रखना कि प्लस M डोमिनेंट होगा माइनस I से, ठीक। लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के केस में क्या होता है कि इसका माइनस I डोमिनेंट होता है प्लस M से। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये क्वेश्चन करते समय मैं यूज करूंगा। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसे कि हमारे पे बेंजीन के ऊपर कोई चार्ज है, जैसे कि ये हो गया नेगेटिव चार्ज, या फिर ऐसे हो जाए कि पॉजिटिव चार्ज हो, किसी तरीके का चार्ज आ जाए बेंजीन के ऊपर, तो उस केस में सिर्फ कंसीडर करना है, कंसीडर क्या करना है हमें, ओनली इंडक्टिव इफेक्ट को कंसीडर करना है इनमें, और किसी भी इफेक्ट को नहीं कंसीडर करना, ठीक। और अभी तक हमने जितने भी इफेक्ट पढ़े हैं
इंडक्टिव हो गया, हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया, या रेजोनेंस हो गया, या मेसोमेरिक हो गया। तो इनका जो ऑर्डर होता है, डोमिनेंसी का ऑर्डर, जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है कि प्लस एम, डायरेक्ट लिख देता हूँ, मेसोमेरिक ज़्यादा डोमिनेंट होता है, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, फिर होता है इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसी ऑर्डर में हमें इसको फॉलो करवाना है। पहले ये देखेंगे कि अगर उसमें मेसोमेरिक है तो मेसोमेरिक को डोमिनेट करवाना है, ये नहीं कि इंडक्टिव को करवा देंगे, तो गलत हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। ठीक है। और अगर किसी चीज़ की स्टेबिलिटी के बारे में अगर कोई चीज़ पूछी जा रही है तो ये याद रखना, दुनिया में किसी भी चीज़ की स्टेबिलिटी के बारे में अगर क्वेश्चन है तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, ये याद रखना कि सबसे पहले होगा एरोमेटिक। एरोमेटिक में भी कई वैरायटी होती है, वो अलग वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जनरली जो ऑर्डर होता है स्टेबिलिटी का वो होगा कि एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के बीच में होगा। तो सबसे पहले एरोमेटिक को देखेंगे, फिर मेसोमेरिक देखेंगे उसमें, फिर हाइपर देखेंगे, फिर इंडक्टिव देखेंगे। ये ऑर्डर को हमें फॉलो करना है। एंड एंड में एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा स्टेबिलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। बस यही सारे कुछ पॉइंट्स थे जो हमें याद रखने थे, बाकी हम क्वेश्चन में इनको यूज़ करेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।